आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। दोस्तों नमस्कार, शाम का न्यूज एनालिसिस दिन भर सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन गुप्ता। आज दिन भर में सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों के विरोध की, जो हो रहा है केंद्र के 3 अध्यादेशों को लेकर। इन अध्यादेश में विपक्षी पार्टियां तो बीजेपी के खिलाफ हैं ही, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी भी एक मत नहीं है। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने कहा है कि इसे लाने से पहले उनसे बात तक नहीं की गई। तो क्या पंजाब में बीजेपी का सालों से साथ निभा रही अकाली दल एनडीए से छिटकती नजर आ रही है? और सीमा पर बढ़ते तनावों के बीच सैनिकों की झड़प ना हो, इसके लिए कौन से बदलाव करने जा रही है सरकार? और क्यों सीमा पर अतिक्रमण को लेकर अब तक कंफ्यूजन बनी हुई है? भारत या चीन, कौन किसकी सीमा में है, पता क्यों नहीं चल पा रहा है? सरकार में बैठे लोगों के बयान अलग अलग क्यों हैं? इस अस्पष्टता का कैसा असर होगा? इन सब मसलों पर जानकारों से बात होगी, लेकिन उससे पहले आप हेडलाइन सुनिए प्रतीक वाघमारे से। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत के लिए यह जरूरी है कि वह अपनी गलत चीजों को तुरंत ठीक करे, जल्द अपने सैनिकों को हटाए और चीन भारत सीमा पर बने तनाव को कम करने की तरफ ठोस कदम बढ़ाए। क्या चीन की लैब से कोरोना वायरस लीक हुआ था? इसकी जांच अब वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम करेगी, जो लैंसेट कोविड-19 कमीशन का हिस्सा है। कमीशन का उद्देश्य यह भी पता लगाना है कि कैसे भविष्य में किसी अन्य महामारी से बचा जा सकता है। देश में 50 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव और 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में फिलहाल 10 लाख के करीब एक्टिव केसेस हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में कोरोना का 10 करोड़ टीका बेचने के लिए रूसी निर्माता से करार किया। वैक्सीन नवंबर तक भारत में आ सकती है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोरोना वैक्सीन का भारत में ह्यूमन ट्रायल शुरू करने के लिए डीसीजीआई ने अनुमति दे दी है। पिछले हफ्ते इसके ट्रायल पर रोक लगा दी गई थी। WHO की चीफ साइंटिस्ट ने कहा कि सामान्य जीवन में लौटने के लिए 2022 से पहले पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का मिल पाना मुश्किल है। ICMR के महानिदेशक ने बताया कि भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर नहीं है। संक्रमण का बढ़ना चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे प्रबंधन किए हैं जिससे हमारे यहाँ अधिक संख्या में मौतें नहीं हुई। बिहार में चुनाव से पहले वैशाली जिले में महानगर में जब JDU विधायक उमेश कुशवाहा दौरा करने पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनसे पिछले 5 साल का हिसाब किताब मांग लिया, जिसके बाद लोगों ने मिलकर विधायक के समर्थकों को पीट दिया। UN में भारत ने पाकिस्तान को घेरा और उसे आतंकवाद का केंद्र बताते हुए कहा कि पाकिस्तान किसी को अकारण मानवाधिकार पर ज्ञान न दे, क्योंकि उसने लगातार अपने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया है। जापान में स्वास्थ्य कारणों से अपना पद छोड़ने वाले जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की कैबिनेट ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही शिंजो आबे के करीब 8 साल के लंबे रिकॉर्ड कार्यकाल का भी अंत हो गया है। तो हेडलाइंस सुनने के बाद आपको दिन भर की मुख्य खबरें पता चल ही गई होंगी, लेकिन अब एनालिसिस की बारी है। मैं आपके साथ हूं अमन गुप्ता। पिछले कुछ दिनों से किसान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश, आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अध्यादेश, इन सब को लेकर विरोध कर रहे हैं। सरकार इन्हें पास कराने की तैयारी में है और सोमवार को इन्हें पेश कर चुकी है। किसान बड़ी संख्या में इसके खिलाफ लामबंद हुए हैं। कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों ने भी विरोध शुरू कर दिया है। खुद एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल किसान अध्यादेशों के मामले पर अलग थलग दिख रही है। पार्टी का कहना है कि कैबिनेट में ये बिल लाने से पहले केंद्र सरकार ने उससे कोई सलाह नहीं ली। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हैं सुखबीर सिंह बादल। उन्होंने कहा है कि जब अध्यादेश कैबिनेट में लाया गया था तो कैबिनेट में मौजूद उनके प्रतिनिधियों ने सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि किसानों की पार्टी होने के चलते वो ऐसी कोई भी चीज़ का समर्थन नहीं दे सकते जो देश, खासकर पंजाब के अन्नदाताओं के खिलाफ हो जाता है। सुखबीर बादल ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी किसानों की पार्टी है और वो उनकी हितों की रक्षा करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। तो क्या ये मुद्दा एनडीए में फूट का कारण बनेगा? यही पूछा मैंने पंजाब में आज तक रेडियो के संवाददाता मंजीत सहगल से। देखिए, जहां तक फूट का सवाल है, अकाली दल इसे फूट नहीं मान रहा है। अकाली दल कह रहा है कि अकाली दल जो एक राजनीतिक दल है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और सभी पार्टियों को अपना अपना जो मत है वो रखने का अधिकार है।
उन्होंने कुछ किसान नेताओं से, किसानों से सीधे तौर पर बात की है, तो किसानों के इन बिलों को लेकर कई संशय हैं, कई डर हैं उनके मन में, इसलिए वो आंदोलनरत है और सड़कों पर है। अकाली दल का ये सुझाव है केंद्र सरकार को कि वो किसानों के साथ बैठकर बातचीत करे और उनकी जो एप्रीहेंशंस हैं या किसानों के जो संशय हैं उनको दूर करे। जैसे कि कई मुद्दे हैं, जैसे एमएसपी को खत्म करने का जो एक अफवाह है कह लीजिए, हालांकि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा, तो एक किसानों के मन में ये डर है कि एमएसपी खत्म हो गया तो वो सड़कों पर आ जाएंगे, उनकी आमदन गिर जाएगी, पहले से ही कम है और खेती तो वैसे ही खेती किसानी पहले फायदे का धंधा नहीं है। दूसरा उनका बड़ा संशय ये है कि मंडियों का निजीकरण हो जाएगा। मंडियों का निजीकरण होता है तो फिर किसानों को दिक्कत आएगी, मंडियां दूर दूर होंगी। अभी तो सरकारी मंडियां हैं वो गांव में ही है, नजदीक है, 1-2-4 किलोमीटर के फासले पे। तो ये है। तीसरा, प्रोक्योरमेंट को लेकर भी अकाली दल ने यह कहा है कि प्रोक्योरमेंट को लेकर भी किसानों के मन में संशय है, क्योंकि एक बिल में केंद्र सरकार ये कह रही है कि अभी तक जो 67% जो प्रोक्योरमेंट होती है किसानों के उत्पाद की, उसके बजाय 20% प्रोक्योरमेंट केंद्रीय एजेंसियां करेंगी। यानी कि जो बाकी का 47% उनका उत्पाद है, उनका अन्न है, वो कौन खरीदेगा? सीधे तौर पर निजी एजेंसियां खरीदेंगी। क्या निजी एजेंसियां एमएसपी पे उसको खरीदेंगी या फिर मनमाने दामों पर खरीदेंगी? किसान इसी बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनको डर है कि उनकी आमदनी गिरेगी और जो निजी एजेंसियां हैं वो मनमर्जी करेंगी। अब बात राजनीति की तरफ करते हैं। अकाली दल, काफी दिनों तक अकाली दल नेता चुप रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ से ये मुद्दा फिसलता जा रहा है, किसानों ने गांवों में बड़े बड़े बोर्ड चस्पा कर दिए कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के नेताओं का आना मना है। तो अकाली दल को लगा कि जमीन उनके पैरों से खिसक रही है, पहले ही वो उनका डाउनवर्ड ट्रेंड है ग्रामीण इलाकों में, इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया और बिल के खिलाफ चले गए। उन्होंने बिल के खिलाफ ही वोट किया है और आगे भी कह रहे हैं कि वो अगर किसानों के जो डाउट्स हैं वो उनको क्लियर नहीं जब तक किया जाएगा, वो तब तक बिल को इस हक में नहीं होंगे कि बिल को पास किया जाए। तो अकाली दल अब एक तरफ से यू टर्न ले रहा हो भले, लेकिन उसमें उसका राजनीतिक फायदा दिख रहा है। वहीं अकाली दल ने अब कांग्रेस पे भी आरोप लगाया कि कांग्रेस इस पे हो हल्ला कर रही है। और एक तरफ पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खुद साल 2017 में एक कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात की थी, उसमें भी मंडियों के निजीकरण की बात की गई थी। तो अब इस पर खालिश जो राजनीति हो रही है, आज ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गवर्नर को भी एक मेमोरेंडम दिया है। अब अकाली दल फिर एक सवाल खड़े कर रहा है कि अगर लोकसभा सेशन में है तो गवर्नर को मेमोरेंडम देने का क्या मतलब। तो कुल मिलाकर ये मामला अब किसानों से छिपाकर राजनीतिक रंग भी ले रहा है। मंजीत, हम देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा ख़ास तौर से इस पूरे अध्यादेश के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा है उसमें मुखर होकर सामने आ रहे हैं। आप पंजाब में हैं, ज़मीन पर कैसे हालात हैं वहाँ इन प्रदर्शनों को लेकर? देखिए, अब तक 600 किसानों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने के जो मामले हैं वो दर्ज हो चुके हैं, यानी कि सैकड़ों किसान सड़कों पर हैं। ये किसान एक तरफ जहां कई राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, कई किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल के ऊपर सड़कों पर हैं, आंदोलनरत हैं और उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि जब तक इन बिलों को, ऑर्डिनेंसेस को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो आंदोलनरत रहेंगे और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में जाकर कोई कड़ा कदम भी उठा सकते हैं। यानी कि ये प्रदर्शन अब राज्य से हटकर दिल्ली में भी आयोजित हो सकते हैं। तो किसानों की ये चेतावनी है। और जहां तक आंदोलन की बात है, आंदोलन अभी भी हो रहे हैं, कल भी हुए थे, आज भी कई जगहों पर हो रहे हैं। सड़कें जाम की जा रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इससे भारतीय जनता पार्टी का भी काफी हद तक राजनीतिक नुकसान हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा साफ है, वो चाहते हैं किसानों की आमदन बढ़े और किसानों को अपना उत्पाद बेचने के लिए बेहतर विकल्प मिले। लेकिन इन बिलों को लेकर इतनी ज्यादा नकारात्मकता देखने को मिल रही है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि इनके फायदे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उल्टा किसान जो है कई अफवाहों में, कई बातों में आकर या कई बातों को न समझकर आंदोलन। तो ये थे पंजाब से हमारे संवाददाता मंजीत सहगल। आज तक रेडियो, आजतक.in/रेडियो, ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।
आमने सामने की जंग की बात छोड़ दें और अगर सिर्फ सीमा पर पड़ोसी मुल्कों के साथ हुई झड़प की बात करें तो संभवतः पहली बार है जब इस तरह के हालात हैं। गोली भी चली है, सैनिक भी मारे गए हैं, बड़ी तादाद में हथियारों का जमावड़ा है, भारी संख्या में सैनिक तैनात हैं। सेना युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार करने में लगी है। भारत चीन सीमा पर जो विवाद है वो बातचीत से नहीं सुलझ रहा है। पिछले हफ्ते पेंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे पर भारतीय और चीनी सैनिकों की ओर से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की गई। ये घटना तब हुई जब भारतीय सेना ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए ऊंचाई वाले जगहों पर अपना नियंत्रण कर लिया। और इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स भी आई थीं जिनमें चीन के किसी भी आक्रामक बर्ताव का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी आज़ादी सेना को दी गई है, ऐसा बताया गया था। तो बिगड़ते हालातों के बीच ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि सेनाओं के बीच झड़प को बरकाया जाए और यही वजह है कि सरकार रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में बदलाव करने जा रही है। ये कैसे बदलाव होंगे, यही जाना मैंने अपने आज तक रेडियो के संवाददाता अभिषेक भल्ला से। देखिए, जब से गलवान वाला हादसा हुआ था जिसमें 15 जून को जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, उसके बाद से ये निर्णय लिया गया था भारतीय सेना की तरफ से भी कि जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं वो बदले जाएंगे। वो इसलिए बदले जाएंगे क्योंकि उसका ये कारण था कि अभी तक ये एक अग्रीमेंट था या ऐसा एक दोनों तरफ में मंजूरी थी कि फायर आर्म्स यूज नहीं होंगे, गोली नहीं चलाई जाएगी। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे थे, बार बार फेस ऑफ्स हो रहे थे, झड़प हो रही थी, आमने सामने आ रहे थे दोनों तरफ के सैनिक, तो अभी आपने देखा होगा हाल ही में काफी इस तरह की चीजें रिपोर्ट हुई हैं कि हवाई फायर किया गया। चीन ने भारत पर इल्जाम लगाया है, भारत ने कहा है कि पहली फायर चीन की तरफ से हुई। तो देखिए, सच्चाई है कि हवाई फायर चल रहा है पिछले कम से कम 1-2 हफ्ते से, और इसका यही कारण है, मतलब कम से कम भारत की तरफ से तो यही कारण है कि भारत नहीं चाहता है कि फिर से धक्का मुक्की हो या गलवान जैसी इंसिडेंट जो है वो रिपीट हो। अभिषेक जी, सेनाएं तो इस तरह के हवाई फायर नहीं करती हैं, वो तो एक्शन के लिए फायर करती हैं। फिर इस तरह के हवाई फायर करने के पीछे की वजह क्या है? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि इस तरह की चीज तो पुलिस करती है डराने के लिए, वार्निंग देने के लिए। सेना के स्तर पर इस तरह की चीज कम सुनी जाती है, लेकिन देखिए, भारत चीन के बीच जिस तरह के सेनाओं के बीच जिस तरह के ये अग्रीमेंट्स थे, वो ये था कि फायर होएगा ही नहीं, और शायद यही कारण था कि चीनी सेना इस बात का अभी तक फायदा उठाती रही। उनको ये लगता था कि दूसरी तरफ से फायर आएगा नहीं। वो बड़े बारबेरिक मिडीवल किस्म के हथियार लाते थे जिनसे हमला करते थे। हाल ही में भी देखा गया जब पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर कोशिश की चीनी सेना ने तो हटाने की भारतीय सैनिकों को जो पहाड़ियों पर चढ़े हुए थे, तो इस तरह के ही हथियार साथ लाए थे। तो भारतीय सेना का बड़ा क्लियर वो है कि फिर से उस तरह के इंसिडेंट नहीं होंगे जहां वो चीनी सैनिकों को मौका मिले फिजिकल ब्रॉल करने का। तो हालांकि अभी तक भारत की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि भारत गन शॉट्स फायर कर रहा है हवा में भी, लेकिन जो इंडिकेशंस हैं, पता चला है कि रिटेलिएट किया है जब भी चीन की सेना ने गन शॉट्स फायर किए हैं। तो लेकिन तनाव जिस तरह बना हुआ है, सच बात यह है कि आगे आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। हथियार तो हैं ही दोनों तरफ के सैनिकों के पास, लेकिन इसके अलावा टैंक्स, आर्टिलरी, गन, सारे वेपन सिस्टम्स भी एक दूसरे की सीमाओं के बहुत ही पास लगे हुए हैं। ये थे लेह से हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला। उधर अब इस बात को लेकर कन्फ्यूज़न की स्थिति हो गई है कि चीन ने LAC की सीमा का उल्लंघन किया है या नहीं। इसलिए क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने आज संसद में एक सवाल के जवाब में ये कहा कि बीते 6 महीने में भारत चीन सीमा पर कोई घुसपैठ हुई ही नहीं। प्रधानमंत्री ने भी कुछ समय पहले ऐसी ही बात कही थी, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो कल बयान दिया था उसमें कहा कि चीन ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। ऐसे में नित्यानंद राय के बयान के बाद कन्फ्यूज़न बढ़ा है और देश की जनता को इस सवाल का सीधा जवाब नहीं मिल पा रहा है कि चीनी सैनिक भारतीय ज़मीन पर हैं या नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया, लिखा कि क्रोनोलॉजी समझिए। पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई सीमा में नहीं घुसा, फिर भारत ने चीन के एक बैंक से कर्जा लिया, फिर रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन ने देश में अतिक्रमण किया, और अब गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि अतिक्रमण नहीं हुआ।
हमने बात की मेजर जनरल शशि अस्थाना से, जो मिलिट्री, टेक्टिकल और डिप्लोमेसी के एक्सपर्ट हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये स्पष्टता क्यों नहीं आ पा रही है, क्या इसकी कोई तकनीकी वजह है? प्रॉब्लम क्या है कि हिस्टोरिकली दोनों देशों ने अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली है। दोनों देश हिस्ट्री अपने हिसाब से पढ़ते हैं। दोनों देश किसी को एक भी इंच अपनी टेरिटरी का देना नहीं चाहते। और इसलिए क्या है कि धोखाधड़ी में जो चीन जितने उस इलाके में घुसा है जहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के मुताबिक उसे नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देखिए फिंगर 4 और 8 का इलाका, उस एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, वो लोग फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते थे। दोनों की पेट्रोलिंग चलती रहती थी। अब हुआ क्या है कि इस चीज के दौरान ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की भी बहुत बातचीत होती रहती है मीडिया में, उसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि भाई उस इलाके में उनको पेट्रोलिंग करना अलाउड था। वो पेट्रोलिंग करने आए लेकिन वो आके वहां बैठ गए। अब वो जब बैठ गए तो ये कहानी गलत है और इसके ऊपर भारत उनको बोल रहा है कि भाई आप यहाँ क्यों बैठ गए, क्योंकि वो इलाका जो है उस इलाके को पेट्रोलिंग के लिए दोनों साइड को अलाउड था, लेकिन किसी भी साइड को बैठना वहां पे अलाउड नहीं था। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम वहां पहले क्यों नहीं बैठे, क्योंकि हमें भी अलाउड नहीं था सीपीएम के मुताबिक। हमने सीपीएम को माना उस पॉइंट तक, उन्होंने उसको क्या कहते हैं उस समय उधेड़ दिया। अब जब उन्होंने उसको उधेड़ दिया तो हमने भी अब उसके ऊपर उसी मुताबिक कार्रवाई की है। जब हम कुछ हाइट्स लेके बैठ गए हैं पेंगोंगसू के साउथ में, जो कि वो भी ऐसा इलाका था जहां पर दोनों ही अपना क्लेम करते थे, तो अब उन्हें तकलीफ हो रही है कि भाई आप ही क्यों बैठ गए आके। तो ये जो रस्साकशी है ये चलती रहेगी। इस रस्साकशी को मेरे विचार से जब तक बर्फ नहीं पड़ती है, मुझे लगता है कि लड़ना दोनों देश नहीं चाहते, लेकिन रस्साकशी से कोई पीछे भी नहीं हटना चाह रहा। ये रस्साकशी चलेगी, दोनों ज्यादा स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली एडवांटेजेस पोजीशन पर जाना चाहेंगे। ये कहानी थोड़ी चलती रहेगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, और जो ग्राउंड पोजीशन है वो भी मैं यहाँ पे समझा। शशि जी, मैं डिप्लोमेसी के लिहाज से समझना चाहता हूँ कि धुंधलापन या ये अस्पष्टता क्या हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है? क्या इससे अपना पक्ष कमजोर नहीं होता? ऐसा है कि वो लोग, इसमें कोई शक नहीं है, पूरी विश्व को मालूम है। आप सैटेलाइट पिक्चर ले लीजिए, सबको पता है कौन कहाँ बैठा होता है। तो इसमें किसने क्या स्टेटमेंट दिया उसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो कहाँ बैठा है वो तो सामने नक्शे पे हाजिर है ना। तो वो तो फैक्ट ऑन ग्राउंड है, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता। अब जहां तक इसकी बात है कि एनक्रोचमेंट हुआ या नहीं हुआ, अभी सवाल इस चीज का है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी परसेप्शन तो अलग है। अब आप इसको अगर इसको माने, जब भी हम लोग पेट्रोलिंग करने जाते थे, पिछले 20 साल से ये हो रहा है, या पिछले 20 साल के जब से ये मेरे विचार से 62 की वॉर खत्म हुई है तब से ये कहानी चल रही है। जब भी हम लोग इस इलाके में पेट्रोलिंग करने जाते हैं वो बोलते हैं कि आप हमारे इलाके में घुस गए, ट्रांसग्रेशन। जब वो इस इलाके में आते हैं जो जहां पर वो समझते हैं कि वेलनेसी के मुताबिक उनका एरिया है, हम बोलते हैं कि ट्रांसग्रेशन हो गया। जब भी कोई वहां पे ज्यादा दिन के लिए बैठ जाता है वो इसको हम क्या कहते हैं, ये मानते हैं कि भाई आपको सीबीएम के मुताबिक यहाँ नहीं होना चाहिए। अब लंगरोला में वो लोग आ गए थे, याद है आपको? अब लंगरोला में जब वो आए थे तो भी उसको अतिक्रमण कहा जाएगा। अतिक्रमण तो है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपको वहां नहीं होना चाहिए, लेकिन आप आ गए हैं। उसके बाद में बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो एक वक्त वहां से चले गए। डोकलाम में भी वो अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, उनको रोक दिया गया। यहाँ पर भी उन्होंने अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, और जहां पर जैसे ही जितना मौका भारतीय फौज को मिला उन्होंने उनको वहां पे रोक दिया। तो ये जो है ये अतिक्रमण की कहानी है। अब उस इलाके को दोनों ही क्लेम करते हैं, तो आप इसको कैसे क्या बोलेंगे इसमें? क्या मेरे विचार से ये कहना कि भाई वो हमारी जमीन में घुसा, तो चीन भी यही बोलेगा कि आप हमारी जमीन में क्यों घुसे। आप दोनों ही साइड से देखिए ना। अभी अगर चीन के हिसाब से आप देखेंगे तो चीन क्या बोलेगा कि मैं तो अपने इलाके में बैठा हूँ। भारत भी यही बोल रहा है कि भाई इस इलाके में आपको नहीं होना चाहिए, क्यों है आप इस इलाके में। तो हम ये बोलते हैं कि वो इलाका हमारा है, पूरा अक्षय चीन हमारा है। अब आप ये बताइए कि इसको 1962 से आप मानिए, और 62 क्या 1959 से मानिए आप, अक्षय चीन महाराजा हरि सिंह के टाइम से हमारा है। क्या वो चीन हमारे इलाके में नहीं बैठा है अक्षय चीन में? तो जहां तक एनक्रोचमेंट का सवाल है, बिल्कुल हुआ है। चीन अक्षय चीन में है, इससे बड़ा एग्जाम्पल है कोई एनक्रोचमेंट का? बताइए मुझे आप। तो एनक्रोचमेंट की जहां तक बात है,
जिस दिन से वो लोग अक्षय चीन में घुसे उस दिन से इकोनॉमिक मूवमेंट हो गया। ये थे मेजर जनरल शशि अस्थाना। तो आज तक रेडियो पर इवनिंग न्यूज़ एनालिसिस दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने। आज का ज्ञान ध्यान जरूर सुनिए। ओजोन दिवस है आज, और ओजोन से जुड़ी कई दिलचस्प जानकारियां लेकर आई हैं हमारी साथी साक्षी। पॉडकास्ट में आज हमने कौन बनेगा करोड़पति में 2011 में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले सुशील कुमार से बातचीत की है, वो भी सुनिएगा। बाकी वही बातें हैं जो रोज़ आपसे कहता हूँ। ख़त ज़रूर लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक वाला, जी हाँ, जिसे ईमेल कहते हैं। पता है radio@aajtak.com। और सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह हमारी मौजूदगी है। अब तो हम टेलीग्राम पर भी आ चुके हैं, वहाँ 2.5 लाख लोग जुड़ जाते हैं। तो वहाँ पर हमने ग्रुप बनाया है, उसमें जुड़िए। हर पॉडकास्ट की लिंक वहाँ आती है, आपको सुविधा होगी वहाँ हमारे पॉडकास्ट सुनने में, क्योंकि पॉडकास्ट में जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। तो सुनते रहिए आज तक रेडियो के पॉडकास्ट। अब अमन गुप्ता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।